नमस्कार। पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, क्योंकि बुज़दिल पाकिस्तान अब निर्दोषों पर हमला करने लगा है और अपने आतंकवादियों को तो संभाल नहीं पाया, बल्कि अब कल रात से लेकर अब तक 15 भारतीय शहर, भारतीय जगहें जहां पर कि पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की दमदार सेना ने सबको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और लगातार खानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ये हौसले आ कहां से रहे हैं, क्योंकि गरीबी से बेहाल है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो क्या इस बार उसका अंत पूरी तरह से उसके खात्मे की तरफ ही उसको लेकर जा रहा है, और यही वो कुछ करने की कोशिश भी कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जरा हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जाना हमारे लिए गौरव का पल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साहस और शौर्य को बताया बेमिसाल। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को किया नाकाम, लाहौर स्थित पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, एलओसी पर पाक गोलीबारी में 15 नागरिकों की मौत। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए की मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा। पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब, डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष को करीबी साझेदार होने के नाते स्थिति से कराया अवगत। और इससे पहले आज सुबह सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सभी दलों ने सरकार के प्रति समर्थन जताया और ये कहा कि जो भी मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को वो दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस शेर की तो जरा शुरुआत इसी से करते हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। ये भारत का जवाब है पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ, उसके मंसूबों के खिलाफ, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को गौरवशाली बताते हुए सेना को उनकी बहादुरी के लिए बधाई दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो अकल्पनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए, लेकिन किसी को भी यानी किसी निर्दोष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। तो भारत के S-400 ने जितने भी नाकाम इरादे थे ना पाकिस्तान के, उन सबको चकनाचूर कर दिया है। अब रणनीति क्या है और किस तरह से पाकिस्तान की सोच है, उसके पीछे क्या है, जरा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं सबका आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड रवि कपूर जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ
RSN सिंह जी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वरिष्ठ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी भी जुड़ेंगे, जो कि सीनियर डिप्लोमेट है, और साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राजपुरोहित जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बेहद ही खास स्वागत है। लेकिन सबसे पहले RSN सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने नाकाम किया, तबाह किया, कितना बड़ा नुकसान है ये? सर अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही जी है जी जी, बोलिए प्लीज। जी जी। नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए दरवाजे और खुल जाते हैं। और ये बड़ी सोची समझी रणनीति है। इसके लिए बहुत उम्दा लेवल का स्तर का इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, बोथ टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस केस में टेक्निकल ज्यादा है। जब आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को जब आप रूट आउट करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है उसका कल से कहीं ज्यादा व्यापक रूप अख्तियार कर लिया है। और मेरी ये उम्मीद थी कि ये जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और उसके बाद जो कार्रवाई हमने प्रिसीशन वाली की, जो कि एक पनिशमेंट के तौर पे था। इंडस वाटर ट्रीटी एक विजनरी एक्शन था वो। हम पाकिस्तान के डीएनए से जिहाद निकालना चाहते थे, पानी को मैनिपुलेट करके, पानी को हथियार बना के। लेकिन इतने से काम नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के डीएनए बदलने के लिए और व्यापक कार्रवाई करनी जरूरी है। क्योंकि हमको ये केवल बदला, जिसको रिटेलिएशन, रिट्रीब्यूशन, ये का केवल सवाल नहीं है। हमको अपने आने वाले जो जो समय है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको सुरक्षित रखना है। ये प्रॉक्सी वॉर का तो कहीं तो अंत तो होना था ना मैडम। सर कहीं तो अंत ऐसा होना था, और जी तो लग तो तो ये टेरर और टॉक्स का साइकिल बहुत सालों तक चला। मोदी साहब ने उस साइकिल को पहले तोड़ने की कोशिश की। उनको, आपको मालूम है कि पहले जो जिहादी ठिकाने थे उन पर किया, फिर बालाकोट में जो जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग फैसिलिटी था, वहां उसको टारगेट किया। लेकिन फिर भी उससे उससे बात बनी नहीं। तो इसलिए हमने ये वाटर बॉम्ब यूज किया। और पूरी दुनिया आपके पेशेंस, आपकी सूझबूझ की सराहना कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितना कूटनीतिक सपोर्ट हमको मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये पहले कभी नहीं था। शायद 71 में तो था ही नहीं, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का पीरियड था, तो दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। लेकिन ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। लेकिन सर, जो आपने बात कही, जरा मैं इसी पॉइंट को पकड़ती हूँ, और इसीलिए ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान को जो डीएनए है वो तो सबको पता है, उसकी जो हालत है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, आंतरिक विद्रोह के कगार पर है। मतलब जो वीडियोज आ रहे हैं वो उनकी आवाम ही बना बना के भेज रही कि हमारी सरकार का ये हुआ क्या है। मतलब पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा है क्या पाकिस्तान का, की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार। सांसद रो रहे हैं, वो बाहर जाने के लिए बेताब हैं कि किसी तरह हम देश से बाहर निकलें और बस कुछ हमारी तो कम से कम इज्जत बच जाए। तो इस सब के बीच ये जो पाकिस्तान की हरकत है, उसको बल मिल कहां से रहा है इस हालत के बावजूद? जी जी, बहुत ही रोचक सवाल कि अंदर इम्प्लोजन हो रहा है और बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। इधर से हम मार रहे हैं और वो जिंदा रहने की बजाय ऑफेंसिव में जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अपनी कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर रहा है। ना भी मरे तब भी मरेगा, बिना सुसाइड किए भी मरेगा। कहने का मतलब ये है कि आंतरिक विद्रोह की बात आपने की। हम सबको मालूम है, अभी की बलोच है, चाहे तालिबान है, सिंध है,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, इन सब इलाकों में आंतरिक विद्रोह चल रहा है और बलोच और तालिबान तो खुल करके आकर के पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं। तो ये नुकसान और इस तरफ पूरी फोर्स लगाना उसके लिए बहुत जरूरी बन गया है। अब उन्होंने जो पंगा हमसे लिया है, जिसके एवज में इसको कल ये हर्जाना भरना पड़ा, 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए गए, और मजे की बात ये देखिए, पूरी सेना उन सब जो जो उनके टेररिस्ट थे उनके सामने नतमस्तक खड़ी थी, उनके जनाजे के ऊपर उनको ले जाने के लिए पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। यानी कि आप देखिए कि सिस्टेमिक टेररिस्ट सपोर्ट पूरी दुनिया को नजर आ रहा था। इस सब के बावजूद भी अब वो हम पर अटैक करने की बात कर रहा है। जो मिसाइल्स उसने फायर किए फलौदी के अंदर, नाल के अंदर, उत्तरलाई के अंदर और बहुत सारे अमृतसर, फिरोजपुर, इस पूरी इलाके के अंदर जो उसने फायर किया है, ये दर्शाता है कि या तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है कि लास्ट मिनट जितना कर सकूं मारूं। और रीमा जी, इस बात को जब मैं देखता हूं तो मुझे कई दफे लगता है कि एक मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन ज्यादा अच्छा है। लेकिन मामला और भी पेचीदा हो जाएगा कि अगर दुश्मन हो और वो भी मूर्ख हो, जो पाकिस्तान के केस में साबित होता है। अब इसके पास जितना भी असला और अस्त्र और शस्त्र है, वो सारा तकरीबन 80% तुर्की से आता है। चाइना बचा हुआ इसको सपोर्ट करता है। तो ये सारा, अभी 5 दिन पहले उनके 5 हवाई जहाज एम्युनिशन और सामान लेकर के आए थे। चीन उनको पूरा एडी सिस्टम उन्होंने दे रखा है, हवाई जहाज उन्होंने दे रखा है, उनके नेवल शिप्स इन्होंने दे रखे हैं। तो पाकिस्तान का अपना तो कुछ है ही नहीं। और इस सब के बावजूद इन 2 देशों के अलावा ओआईसी हमारे साथ में है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ में, पूरा यूएन मिशन, यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया है, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया है, अमेरिका ने बोल दिया। तो बचा क्या? अलग थलग इस तरह पड़ गया है। और अब वो वापस रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे 2-3 बातें सिंपल सी नजर आती हैं। पहला, कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी इज्जत बताने की खाक में है कि अगर इज्जत बच जाए बस 2-4 मार ले और कह दीजिए हमारा काम हो गया, अभी हम माफी मांगते हैं। दूसरा, अब ये टूटने की कगार पर है कि अब पानी सिर से निकल गया और पाकिस्तान बिखरता पाकिस्तान नजर आएगा, खंड खंड हो जाएगा, मतलब खंड खंड हो जाएगा। तो आर्मी अपना कंट्रोल करके और बचा करके कहे जी मार्शल लॉ ले आओ और फिर हम पूरी देश को कंट्रोल करके करेंगे। दूसरा है खंड खंड में बट जाए। और तीसरा है कि समझदार लोग आकर के बताएं और कहे भाई साहब ये ठीक नहीं है, डोंट ट्राई एंड डू ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स। आप टूट जाओगे, देश खराब हो जाएगा, इलाके के अंदर अशांति फैल जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप मिलकर के चले। तो काफी लंबे समय तक इंटरनल रेवोल्यूशन से पाकिस्तान बच सकता है। लेकिन जो हरकतें ये कर रहा है, इसमें जो 2 क्लियर चीजें निकल के सामने मुझे आ रही है कि ये पार्शियल लॉ की तरफ जा रहा है, और दूसरा खिसियानी बिल्ली वाली कहानी मुझे नजर आती है। इन एनी केस जो मर्जी ऑप्शन अपनाए, लेकिन इसके जो ये रिटेलिएटरी एक्शंस हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। एयर मार्शल रवि कपूर जी, ओके, एयर मार्शल रवि कपूर जी, ये जो इज्जत बचा रहा है पाकिस्तान, ये बचा किससे रहा है इज्जत? विश्व में तो बेइज्जती हो ही गई, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। अंदरूनी भी कलह की कगार पर है, क्योंकि आवाम भी उसके साथ नहीं है। कोई नहीं चाहता कि वो प्यासा मरे। वहां पर पानी रुक गया है, सब चीजें खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी तो उसका तो एक अलग ही लेवल था। लेकिन क्या ये जो वहां आतंकी मर रहे हैं, जो 100 से ज्यादा मर चुके हैं, अभी भी जो बचे हैं, उनके सामने इज्जत बचा रही है क्या सेना वहां की? कि इनके सामने कम से कम हम, जिनको हमने पाला पोसा, कम से कम इज्जत रह जाए इनके साथ में? तो रीमा जी, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। बालाकोट के बाद एक स्ट्राइक की थी हमने, उसमें भी सरप्राइज किया था पाकिस्तान को। इस बार जो एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, पहला IWT अबेंस में रखा, वो पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो पहली सरप्राइज थी। दूसरा, जो हमने टेरर टारगेट्स को अटैक किया, स्पेशली भावलपुर और मुरीद के बाद, और तीसरा कोटली, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, जो 3 मेन हेडक्वार्टर हैं, वो कभी भी पाकिस्तान ने और आर्मी ने सोचा नहीं था कि ये तीनों हेडक्वार्टर्स को कभी भी इंडिया टारगेट करेगा, क्योंकि ये एक अर्बन एरिया में है, मतलब शहरों में, जबकि पिछली बार जो हमने टारगेट किया था वो शहर से थोड़ा सा दूर था। तो
ये जो सरप्राइज हुआ है उनको, उससे आर्मी की जो बेसिक क्रेडिबिलिटी है वो काफी नीचे गई है। दूसरी बात यह है कि एक बार क्रेडिबिलिटी नीचे जाएगी तो पाकिस्तान ने जिस तरह पिछली बार रिस्पॉन्ड किया था बालाकोट के बाद 27 फरवरी को, इस बार उनको ये अंदाजा हो गया है कि भारत की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, वो कहीं ज्यादा हो गई है पिछले 6 साल में। तो उसको उस तरह से जो वो स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था उससे वो हरा नहीं पाएगा भारत। तो इसलिए अभी जिस तरह की आर्मी की और आर्मी चीफ की जो पोजीशन है पाकिस्तान में, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आज है। तो उनको कोई ना कोई तो ऐसा स्टेप लेना ही होगा जिससे कि वो अपनी पोजीशन बचा सकें। जिस तरह से उन्होंने एनएसए को, डीजीआईएसआई को एनएसए बना दिया, तो बेसिकली वो एक कंट्रोल लेना चाह रहे हैं पूरे देश के ऊपर ना। उसका रिटेलिएशन जो हमने 9 जगहों पर स्ट्राइक किए, उसका रिटेलिएशन, मैंने किसी और भी चैनल पे ये बात कही थी कि पाकिस्तान की आर्मी अभी पूरी तरह से डिस्पर्स्ड है। अब अगर आप देखें, उनकी आर्मी अफगानिस्तान के अगेंस्ट ड्यूरेंड लाइन पे है, बलूचिस्तान में उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम हो रही है, और अब एलओसी के तरफ प्रॉब्लम। तो उनकी आर्मी काफी जगह पर डिस्पर्स्ड है। तो उस आर्मी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरा का पूरा वॉर कर सके और लड़ाई कर सके। सर सवाल यही है। मैं जरा अशोक जी को अब एक बार डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। अशोक जी, यही तो सवाल है कि ना सेना के पास इतना बल और मनोबल है। लेकिन कल जब आप इसी शो में थे तब मैंने आपसे पूछा था और एक गेस्ट ने ये बात कही थी कि कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल से किसी भी रूप में कहीं वो स्टैंड ही नहीं कर रहा है ना। लगातार 2 दिन से, परसों रात से लेकर आज तक मुंह की ही खा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो युद्ध चाह रहा है? क्या चाह रहा है आखिर पाकिस्तान? जी देखिए, बात ऐसी है, बहुत शुक्रिया पहले तो रीमा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, वो मुंह की खा रहा है मेरे ख्याल से केवल कल से नहीं या कुछ दिन पहले से नहीं, वो तो देखिए पिछले 70-75 साल से मुंह की खा रहा है। जब भी देखिए उसने लड़ाई की है, जब भी आंख उठाने की उसने हिमाकत की है भारत की तरफ, तो हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी है। और अभी पिछले सालों में ही आप देख लीजिएगा, चाहे वो उधर कारगिल का हो, 1971 का हो, अभी रिसेंटली यहाँ पर उरी के बाद क्या हुआ है, पुलवामा के बाद, हमेशा ही उसको मुंह की खानी पड़ी है। सो बात वो नहीं है। परंतु देखिए 2 चीजें हैं इसमें हमारे लिए बहुत सोचने समझने की। एक तो है जो भारत एक अपनी इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पर, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है। हमने पिछले 10 साल में 10वें नंबर पर थे, अब हम 4थे नंबर पर आ गए हैं। जी, 4थे नंबर पर आ गए हैं। हमारा फोकस कहां पर है? हम अपने इसको फोकस को इधर उधर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सच में इट इज अ साइड शो। परंतु फिर भी अगर हम देखिए, जी अच्छा देखिए यूज किया वर्ड साइड शो। जी देखिए, 22 तारीख से जब से ये पहलगाम हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री को, वो वहां पर थे, सऊदी अरेबिया में थे, वहां से उनको कट शॉर्ट करनी पड़ी अपनी विजिट, यहां पर आना पड़ा वापस। 22 तारीख से लेकर अब तक हमारी जो सरकार है वो क्या बातें कर रही हैं, इसी के ऊपर बात कर रही हैं। जो कभी डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, कभी एनएसए से मिलते हैं, कभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिलते हैं, कभी आर्मी चीफ से मिलते हैं। मतलब पूरा दिन रात हमको जो अपना समय व्यतीत करना चाहिए, जो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे अग्रसर कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम इसी पर, ये पाकिस्तान पर ही जुटे हुए हैं। तो हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, साइड शो, हमें इसको तो बिल्कुल इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर हमको अपना समय नहीं गुजारना है। और समय अब है जो वो कुछ भी करे। जैसे कल भी मैंने कहा, जो अगर उसकी गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता, वो भागने लगता, कुछ भी कर दे। हमको उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, हमको उसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। देखिए, यहां तक रीमा जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जा रहे थे नॉर्वे में, वहां पर होना है इंडो नॉर्डिक समिट। इंडिया और नॉर्डिक कंट्री जो 5 देश हैं, वहां पर
पर हमारा बहुत महत्वपूर्ण समिट होना था, उसको कैंसिल हो गया। उसके बाद पोस्टपोन्ड हुआ है अभी, पोस्टपोन्ड हुआ है अभी, जी पोस्टपोन हुआ है। तो अब आगे देखिए, सभी जो वहां पर 5 प्राइम मिनिस्टर्स ने आना था, आइसलैंड के, फिनलैंड के, नॉर्वे के तो होते ही, वहां पर स्वीडन के और डेनमार्क के। अब अगर पार होगी, पहले हमारे प्रधानमंत्री की सहूलियत देखी जाएगी, कब वो वहां पर जा सकते हैं, कब ये 5 प्राइम मिनिस्टर वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। उन्होंने नीदरलैंड्स जाना था, उन्होंने क्रोएशिया। द स्मॉल पॉइंट आई एम मेकिंग आपके कंसिडरेशन और आपके सभी देखने और सुनने वालों के कंसिडरेशन के लिए, जो ये एक ऐसा मसला नहीं है जिसमें हमें अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहिए, और वो आएगा कुछ ना कुछ इधर उधर मिसाइल फेंकेगा तो करेगा, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और उसमें आगे चलना है, उसमें वो अड़चने डालेगा। तो हमको तो जो कुछ करना है, मेरे विचार से जो हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी का एक वो लिया है, स्टेप लिया है, बहुत ही कारगर स्टेप है। अभी तो हमने उनको देखिए मैसेज बहुत ही ठोस मैसेज दिया है। पहले हमने उरी के बाद दिया था सर्जिकल स्ट्राइक में, फिर बालाकोट में दिया है, और अभी हमने न केवल टेरर कैंप जो पीओके में है, परंतु जैसे अभी कुछ और हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, बड़े अच्छी तरीके से बता रहे थे, हमने पंजाब में उनको जाकर जो उनका नर्व सेंटर है वहां पर जाकर हमने उनको मारा है, वहां पर हमने उनको चोट पहुंचाई है। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। तो अगर वो फेस सेविंग के लिए, जो भाई अपनी जनता को बताने के लिए, देखिए हमने भी कुछ कर लिया, हमने भी कुछ वगैरह वगैरह, परंतु फिर भी हमको ऐसा करना चाहिए जो इसके पाकिस्तान के ऊपर, और हमें ज्यादा प्रयास करना चाहिए जो समय व्यर्थ नहीं गवाया जाए। हमारा समय है अपने लोगों की खुशहाली को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, और उसे ही हमें कंसंट्रेट करके उसे हमें अग्रसर होना चाहिए। सर, इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है इसी से जुड़ी हुई, उसमें जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और उनमें अगर कोई भी ऐसा सीरियल है या ऐसा कुछ भी उसमें चीज़ है, उसका बेस अगर पाकिस्तान में है तो उन सबको इस वक्त रोकने के लिए सरकार ने कह दिया है, क्योंकि पूरी तरह से लिंक जो है वो तो समझ में आ ही गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की हरकतें भी छुपी हुई नहीं है, अब तो सब कुछ साफ साफ है। तो पूरी तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और इन सब को तुरंत प्रभाव से वेब सीरीज, फिल्म, सॉन्ग्स और पॉडकास्ट, इन सबको फिलहाल इन पर रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से। RSN सिंह जी, जो बात यहाँ पर अशोक सज्जनहार जी कह रहे हैं, उसी बात से मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या इस बार, क्योंकि आपने कहा था पिछला भी बहुत सारा हिसाब है, तो इस बार हम माने कि अगला पिछला सारा हिसाब बराबर? मैं ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मैंने कहा कि ये कोई केवल ये प्यूनिटिव एक्शन नहीं है, केवल रिटेलिएशन नहीं है, केवल रिटेलिएशन है, प्यूनिटिव एक्शन भी है, लेकिन हमने इस बार जब हम एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हमारा जो भी कदम है, जो उठाया हुआ है, वो एक तरह का विजनरी कदम है, और हम मतलब इसके लिए हमने। सर, एक सेकंड आपको रोकूंगी। इस वक्त ये जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, इस पर जरा सीधे चल लेते हैं। भारत पाक सीमा पर तनाव के मद्देनजर अमृतसर, एक तो पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को इस झटके के तहत भारत की ओर से एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक की गई है। OTT पर पाकिस्तान के सभी सामग्री हटाने का निर्देश जारी किया गया, यानी भारत में अब OTT पर पाकिस्तान की कोई वेब सीरीज नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ा कदम जो कि भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल कार्रवाई करते हुए उठाया है। शैलेंद्र, हमारे संवाददाता सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या खबर है? ये बड़ा झटका, डिजिटल तरीके से पूरा अरेस्ट एक तरीके से पाकिस्तान को कर दिया गया है। देखिए रीमा, आप जानते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पहले ये कदम उठाया था कि पाकिस्तान के जो सैटेलाइट चैनल हैं वो भारत में नहीं दिखाए जाएंगे, और अब एक और बड़ा फैसला किया गया है कि जो OTT प्लेटफार्म है, यानी किसी भी तरह का जो OTT प्लेटफार्म है जो भारत में काम करता है, उस पर कोई भी ऐसा कंटेंट
नहीं दिखाया जाएगा जो पाकिस्तान में बनाया गया, यानी पाकिस्तान का कोई गाना, पाकिस्तान का कोई पॉडकास्ट या पाकिस्तान की कोई वेब सीरीज, वो अब OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि आप देखते थे कि तमाम जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ पाकिस्तान के जो सीरियल हैं, धारावाहिक हैं, वो दिखाए जाते थे, या फिर पाकिस्तान के कलाकारों के गाने या पाकिस्तान से जो एक नैरेटिव खड़ा किया जाता था वो दिखाया जाता था। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि OTT प्लेटफॉर्म को ये कहा गया है, इंटरमीडिएट जो है जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं उनको ये स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि तमाम जो आतंकी हमले भारत में हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के हाथ रहे हैं। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान से जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है, जो कंटेंट पाकिस्तान से जनरेट किया जाता है, यानी पाकिस्तान में जो कुछ धारावाहिक बनते हैं या सीरियल बनते हैं या पाकिस्तान से कोई कंटेंट क्रिएट किया जाता है और वे प्लेटफॉर्म के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर में परोसा जाता है, भारत में दिखाया जाता है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनलों पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है, यूट्यूब चैनलों को, कई यूट्यूब चैनलों को पहले ही बंद किया जा चुका है और साथ ही साथ ये स्पष्ट तौर पर कहा गया, अपील भी की गई। आज जो ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें एक चर्चा भी हुई कि फेक न्यूज एक देखे तो फैलाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और लोगों से कहा गया कि सोच समझकर खबरों पर या फिर सूचनाओं पर उसको वेरीफाई करें, उस पर यकीन करें। और अब ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो भी कंटेंट पाकिस्तान से दिखाया जा रहा है, वो कोई पॉडकास्ट हो, किसी का इंटरव्यू हो, किसी का कोई फिल्म हो या कोई अन्य तरह से एजेंडा हो, चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है OTT। आप देखें तो आज के ज़माने में एक बहुत प्रभावी माध्यम है, तमाम तरह के सीरियल या कंटेंट दिखाए जाते हैं। लेकिन अब ये बहुत स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान में अगर कोई फिल्म बनी है या कोई कुछ भी कंटेंट क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, वो एक छोटी सी चीज इसी में कि ये OTT की तो आपने बात बताई, यूट्यूब पर जो सामग्री है पाकिस्तान से रिलेटेड, क्या उसको भी हटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो ये सलाह दी गई है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, जिसमें इंटरमीडिएट का भी जिक्र किया गया है, यानी ये सलाह उनके लिए भी है। तो ऐसा लगता है इस सलाह से कि जितने भी इंटरमीडिएट हैं, यानी वो प्लेटफॉर्म जो दरअसल एक मंच मुहैया कराते हैं वेब पर, इंटरनेट पर एजेंडा सामने रखने का या किसी को भी अपना कंटेंट सामने रखने का, उन सबको एडवाइजरी जारी की गई है। इसका मतलब यह संकेत ही दिया गया कि पाकिस्तान से जो कुछ भी OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर इंटरमीडिएट या यूट्यूब पर दिखाया जाता है वो एक तरह से देखे उसको ना दिखाने की सलाह दी गई। लेकिन प्रमुख तौर पर ये OTT प्लेटफॉर्म को लेकर ये एडवाइजरी प्रतीत होती है। थोड़ा और विस्तार से पता चलेगा। हालांकि इस एडवाइजरी में जिक्र इंटरमीडिएट का भी है, तो यानी इसका मतलब यह है कि यूट्यूब को भी ये सलाह दी गई है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत एक निर्णायक कदम पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि पहले हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स, उनके जो अकाउंट है उनको फ्रीज किया गया था, उन पर बैन लगाया गया था, और उसके बाद अब INB मिनिस्ट्री की तरफ से ये कदम उठाया गया है। आने वाले वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं आज सुबह से हम देख रहे हैं, लगातार वो बाज नहीं आ रहा है, मुंह तोड़ जवाब खाने के बावजूद भी पाकिस्तान सामने खड़ा है। ये देखिए, आज की दुनिया में एक तरह से देखें जो वार होता है वो कई स्तर पर लड़ा जाता है, और उसमें एक जो फेक न्यूज और फेक नैरेटिव फैलाने की जो कोशिश होती है उस पर भी रोक बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि PIB फैक्ट चेक के जरिए हम लगातार देख रहे हैं कि भारत सरकार की जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की यूनिट है वो लगातार ऐसे फेक वीडियो को चिन्हित करके उसे जारी कर रही है और तमाम समाचार चैनलों के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से बता रही है कि कैसे एक फेक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश पड़ोसी देश से हो रही है, यानी पाकिस्तान से हो रही है, और उसका खुलासा किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कई ऐसे वीडियो सामने आए, फेक वीडियो सामने आया जो कई वर्ष पुराने थे और उसे दावे के तहत दिखाया गया। तो वो एक तरीका है। उसके साथ ही साथ डिजिटल स्ट्राइक तो की ही गई है, सैटेलाइट चैनलों पर बैन लगाया गया है, OTT प्लेटफॉर्म को तो दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक नैरेटिव खड़ा करने की जो उसमें एक वार होता है कि एक दूसरे के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश है उसका भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और इसीलिए इस तरह की स्ट्राइक की जा रही है, डिजिटल स्ट्राइक की जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इस फ्रंट पर भी पाकिस्तान को जवाब देने में और दुनिया को बताने में कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क ही नहीं है, वो गलत सूचनाएं प्रसारित करता रहा है,
गलत जानकारी देता रहा है, उसे तो स्वीकार करना चाहिए कि दरअसल आतंकी गतिविधियां का संचालन उसके देश से होता रहा है, बजाय उसके वो गलत सूचनाएं भारत के बारे में फैलाता है। शैलेंद्र, 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे हैंडल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल हो या फिर कि एक्स पर पोस्ट करने की हरकतें हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भारत के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, जिन पर भी सरकार की तरफ से गाज गिरी है और उनको बैन किया गया है। कुछ ऐसी बात भी पता लग रही है कि क्या इस तरह के हैंडल्स पर भी अब कुछ और कदम उठाया जा सकता है? ये देखिए, लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ऐसे सभी हैंडल्स पर नजर रख रहा है और एक कार्रवाई की भी गई। हम जानते हैं कि कुछ यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है, कुछ चर्चित यूट्यूब चैनलों को भी इस कारण बैन किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान से जनरेट किए हुए जो कंटेंट है उसको बिना वेरीफाई किए हुए उनके गलत नैरेटिव को अपने चैनल पर चला दिया। तो निश्चित तौर पर अब उन पर भी नजर रखी जा रही है, उन चैनलों, यूट्यूब चैनलों के अलावा उन हैंडल्स पर, उन एक्स सोशल मीडिया पोस्ट जो एक्स है उस पर जो तमाम ऐसे वीडियो जानबूझ के डाले जा रहे हैं या फिर अनजाने में डाले जा रहे हैं। ये सलाह भी इसलिए आज दी गई है जब ऑल पार्टी मीट के बाद ये बात हुई कि फेक न्यूज का खतरा है, पाकिस्तान द्वारा जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर या अपने हैंडल्स पर जगह न दें, ये एक तरह से सलाह दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी है और हम जानते हैं कि कदम उठाया गया है, तमाम यूट्यूब चैनलों पर एक कदम उठाया गया है, आगे कुछ हैंडल्स पर भी ये कार्रवाई की जा सकती है। ये सीधे संकेत दिए गए हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे हैंडल्स पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। शैलेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, आज ये बात सर्वदलीय बैठक में सामने आ गई। मतलब कि उसके बाद से, परसों रात के बाद से लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब उसको दिख रहा है। और आज सुबह से जिस तरह 100 से ज्यादा अब तक 2 दिन में आतंकवादियों को निशाना बनाया जा चुका है, उनको जमींदोज कर दिया गया है। आप सुबह सर्वदलीय बैठक में भी थे, थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफ में इसके बारे में भी जानना चाहूंगी। ये देखिए, आज सर्वदलीय बैठक में एक तरह से देखें तो मोटे तौर पर जानकारी दी गई इस सैन्य ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम विपक्षी दलों को, और एक सुर में यह बात आई कि जो भी भारत सरकार देश हित में कदम उठा रही है उसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। और इस बात को लेकर यह कहा गया कि ये जो चुनौतीपूर्ण समय है उसमें भारत सरकार ये तय करे और पूरी तरह से विपक्ष खड़ा। और ये बात बाद में मीडिया से बातचीत में बताई भी गई। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आई है। पहली बात जो ऑन रिकॉर्ड बताई गई कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है। तो एक तरह से आप देखें, ये कहा गया है कि अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान करता है आगे तो उसका बेहद कड़े तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं और ये बात बताई गई है जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसके भीतर भी कि अगर ऐसी कोई भी हिमाकत होती है तो उसका जवाब सेना देगी। और चूंकि हम जानते हैं कि पहले ही सेना को ये छूट दी जा चुकी है, जब CCS की बैठक हुई थी सेना को ये पूरी तरह से ये निर्देश दिए गए थे कि उसको जो भी कार्रवाई उचित लगती है सेना उस कदम को उठाए। तो ये बात आज बहुत एक तरह से मजबूती से कही गई है कि भारत पूरी तरह से सक्षम है अपनी सुरक्षा करने में, और अगर कोई भी इस तरह की कोताही करता है, इस तरह की जुर्रत करता है या इस तरह का दुस्साहस करता है तो उसे उसी की भाषा में कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बात आज एक तरह से ऑल पार्टी की मीट में जो बैठक में कही गई है तो बहुत बड़ा संकेत है। और खुद तो ऑन रिकॉर्ड किरण रिजिजू ने यह बात कही भी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और उसकी जो टेक्निकलिटी है या फिर उसके लिए अलग से ब्रीफिंग होगी, बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो गोपनीय है। तो ये भी इशारा कर दिया कि पाकिस्तान को एक तरह से देखें तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो एक तरह से अभी भारत ने जो पहलगाम आतंकी हमले का जो बदला लिया है वो जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते बेहद ही संतुलित और बेहद ही सटीक आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है और जब हम जानते हैं कि 15 सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से एक नाकाम हमले की कोशिश की गई और भारत ने वो सारे के सारे हमले नाकाम कर दिए, उसके बाद हम जानते हैं कि भारत की सेना ने कड़ा कदम उठाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता भी शुरू होने वाली है, उस पर भी हम आपको सीधे लिए चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। असम का साइड वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है, चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से अपडेट के लिए प्रेस वार्ता होने वाली है, आपको सीधे वहां लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और एक बार फिर से मैं जरा एयर वाइस मार्शल मैं जरा अशोक सज्जनहार जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी। सर, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि क्षमता जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जब वो तबाह पूरी तरह हो चुका है, रावलपिंडी में स्टेडियम जिसमें आज शाम को ही मैच होना था वो तबाह हो चुका है, तो ये जो हौसला है पाकिस्तान का, ये कहां से आ रहा है? नहीं, मेरे विचार से देखिए रीमा जी, ये हौसला बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम एक बदहवासी है जो हमें कुछ करना है। इतनी हमने ऊंची डींगे मारी थी, इतनी हमने गीदड़ भपकियां दी थी, जो हम ये कर सकते हैं पूरा हमारा नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर को हम इस्तेमाल करेंगे, पूरे अपने नेशनल स्ट्रेंथ को जो हमारे पास है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को, उसको हम लगा देंगे। उन्होंने छाती ठोक कर कही थी जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएंगे। आपको याद होगा ये सब चीजें जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया था तो ये प्रश्न उससे पूछे गए थे, जो आप ये प्रोवोकेटिव मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहे हो, आप ये न्यूक्लियर धमकी क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी बात करने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। तो उसके लिए मैं समझता हूं उसका हौसला नहीं है, ये उसकी बदहवासी है, ये उसकी कंफ्यूजन है, ये इसका टोटल जिसे कहते हैं ना अनर्व हो गया है। और इसीलिए वो इधर उधर ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है जिससे किसी ना किसी का असर तो पड़े, एक चीज ये, और दूसरा अपने लोगों को ये बता पाए जो हम वहां की जो सेना है वो भारत के सामने खड़ी हो सकती है। बस यही इसको एक छोटा सा मैसेज देना है, जो हमने हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने उसका जवाब दिया और उसको फिर नैरेटिव वो बिल्ड कर रहा है, जो हमने ये कर दिया। आपने देखा है पहले दिन ही ख्वाजा उनके जो आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले कहा हमने 2 रफाइल डाउन कर दिए, फिर कहा हमने 3 रफाइल डाउन कर दिया, फिर हमने कहा हमने 5 रफाइल डाउन कर दिया। जब उनसे पूछा गया, CNN की जो रिपोर्टर थी उन्होंने पूछा उनसे, जो आप बताइए क्या एविडेंस है, आप तो जब भी ऐसा होता है आप रिपोर्टर्स को ले जाते हैं, वो कहते देखिए इंडिया की जो सोशल मीडिया है वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर वो एक्सपोज हुआ है वो कल पूरी तरह से, पूरी तरीके से। तो देखिए बिल्कुल भी जो ना उनके पास कोई एविडेंस है, ना उनके पास कुछ कहने के लिए है, ना उनके पास कुछ करने के लिए है। और क्योंकि सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं, उन्होंने दे हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ इंडियाज बुक और कहा है जो हमने तो सेना को पूरा दे दिया है, टाइम ऑफ देयर चूजिंग, प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, जहां उन्होंने वो करना है, पलटवार करना है वो करे। अब सेना तो बिल्कुल इट्स रियली विद इट्स बैक टू द वॉल, और इसीलिए ये बदहवासी में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से हौसले से नहीं हो रहा है। एयर मार्शल रवि कपूर जी, ये वही बात है ना, मसूद अजहर के जो आंसू निकले हैं और जो उसका भाई मारा गया है, वो भाई जो कि IC 814 से लेकर के पठानकोट से लेकर 26/11 से लेकर तमाम चीजों में लिप्त था, अब अगर वो मर गया है तो एक तरीके से पूरी उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है मसूद अजहर की। तो अपनों के जाने के गम जो हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में। रवि जी, बिल्कुल, जो टेररिज्म जो उन्होंने इतने दिनों से प्रोपोगेट किया है, लीडरशिप को तो उन्होंने पहले ही हटा दिया था, जो जो उनके मेन एरियाज थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे और ये जो उनका क्लोज रिलेटिव था जो IC 814 में इन्वॉल्व था, उसने उसकी जो मृत्यु हुई है इस स्ट्राइक में, इससे उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और यही एक जो बदहवासी बोलते हैं, जो एक डेस्परेशन है, वो ड्राइव कर रहा है मिलिट्री को कि भाई वो तो एक तरफ देखा जाए कि भाई उनका टेररिज्म का क्या हालत होगा, लेकिन उनकी जो सर्वाइवल है, पाकिस्तान का जो मिलिट्री का सर्वाइवल है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो आर्मी है वो ये देख रही है कि हम सर्वाइव कैसे करें इस सिचुएशन, और वो ये ढूंढ रही है कि भाई अब
उनके पास एक निकलने का रास्ता किस तरह से निकलेगा। तो वो यही, इसी पूरी प्लानिंग में यही है कि एक तरह से कोई ऐसा ऑपरेशन कर ले जिससे उनके पास एक एक्सक्यूज आ जाए कि भाई अब हमने अपने देश के सामने दिखा दिया है, और जो टेररिज्म का उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मैन पावर है उसको वो कैसे बचाए रखें अगली बार के लिए। जी, एक सिंगल एजेंडा है उनका, एक ही एजेंडा। लेकिन मैं सर जरा एक इंपॉर्टेंट खबर है, इसको दिखा देते हैं, आपके पास वापस लौट रही हूँ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत के लिए सबक सिखाया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान दहशत में है। आज संसद में बहस के दौरान एक पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल तो फूट फूट कर रोने लगे, और पाकिस्तानी आवाम भी अपनी सरकार को ही कोस रही है। देखिए जरा। आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दहशत में है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं में तो घबराहट है ही। पाकिस्तान के सांसद भी भारत की कार्रवाई के बाद से दहशत में हैं। पाकिस्तान के लोग और उनके सांसद यही सोच रहे हैं कि भारत क्या और कार्रवाई करेगा। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि उनके सांसदों को अब सेना का नहीं बल्कि खुदा का भरोसा है। मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन उसमें कम सांसदों की उपस्थिति ने चिंता बढ़ा दी, और जो सांसद आए भी वो बेहद डरे हुए थे। एक सांसद तो अपनी बात को कहते कहते रोने लगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तमाम गलतियां की हैं और वो गुनहगार हैं, लेकिन खुदा उनको माफ करेगा और उनके मुल्क को बचा लेगा। अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर